वित्त मंत्री के बजट में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बहुत सारी चीज़ें दी गई, यहाँ तक कि एमएसएमईज़ को दिया गया, कई सारी चीज़ों पे ड्यूटी रिवीजन किया गया ताकि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनाया जा सके और दुनिया में भारत से जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा सके। हमारे साथ खास बातचीत के लिए विनोद शर्मा जी। सर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बहुत कुछ मिला है, किस तरह से ये सेक्टर को बूस्ट करेगा, किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इस तरह के हैं वो भविष्य में या फिर आने वाले दिनों में हम अफोर्डेबल रेंज में और देख सकते हैं? अगर आप बजट में देखिए मैडम, एफएम ने आज 9 प्रायोरिटीज़ गिनाई हमको और उन 9 में से 4 डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट को लेकर हैं। मेरे ख्याल से एक आधार ऑलरेडी बन गया था कुछ पीएलआई स्कीम से। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया, मोबाइल फ़ोन में हम बहुत बड़े इंपोर्टर थे, आज हम बड़े असेंबलर और कुछ हद तक एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। उसको और डीपन करने की ज़रूरत है। उसके जो कंपोनेंट हैं, मॉड्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका जो डिज़ाइन है वो सब हिंदुस्तान में हो। तो मेरे ख्याल से उसका एक आधार रखा जा रहा है, न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो सरकार और हमारे उद्यमियों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है आज, वो ये है कि हम अपने युवकों और युवतियों को कैसे अच्छे जॉब्स दे पाएँ, सस्टेनेबल जॉब्स जो लॉन्ग टर्म हों, जो सकारात्मक हों। और मेरे ख्याल से उसका बहुत अच्छा आधार आज रखा गया। हमने सीआईआई में और एलसीना में एक पहल की थी कि पीएलआई की तरह एक ईएलआई भी दिया जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैडम ने अपनी स्पीच लगभग उसी से स्टार्ट की, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें कि एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को कुछ बेनिफिट मिले अगर वो फॉर्मल जॉब्स में पहली बार आ रहे हैं। तो सिमिलरली स्किलिंग के ऊपर बहुत बात की गई। एक बड़ा इनोवेटिव स्टेप लिया गया आज कि बड़ी जो 500 कंपनीज़ हैं उनमें लगभग 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप मिलेगी और कुछ 5,000 रुपये या कुछ भी दिए जाएंगे जो कि उनके सीएसआर बजट से जाएंगे। ये केवल इनकम और बजट की बात नहीं है, इसमें कई युवकों को जो पहली बार गांव देहात से आ रहे हैं उनको एक बड़ी कंपनी कैसे चलती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसकी बिल्डिंग कैसे होती है, वो डर उनसे निकल जाएगा और कुछ एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो सरकार की जो पहल है एक विकसित भारत की तरफ जाने की, ये उस रोड मैप के छोटे छोटे अंश हैं। एक हमारी बहुत बड़ी मांग, मेरी पर्सनल मांग हमेशा रही है कि जो हमारे लोग आते हैं वो जब शहर में आते हैं, फैक्ट्रियों में आते हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। हमारे जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर हैं, उनको सबको तो मिल जाता है घर, लेकिन जो वर्कर है वो बेचारा एक चौल में, एक स्लम में रह जाता है पूरी ज़िंदगी। अब जो आज स्कीम निकाली गई है एक पीपीपी में, एक इंडस्ट्रियल वर्कर हॉस्टल की, बहुत अच्छा सोच है मेरे ख्याल से कि किस तरह से हम उनके लिए अच्छे कंफर्टेबल, वही लोग, उन्हीं के कंधे पे हम ये पूरे इंडस्ट्रियल ख्वाब देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का ख्वाब देख रहे हैं। तो उनको अगर एक अच्छी जगह दी जाए रहने के लिए, एक स्वस्थ जगह दी जाए, साफ भोजन मिले, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पहल है। सिमिलरली ये जो जॉब्स हैं ये बड़ी कंपनीज तो कुछ हद तक ला पाएंगी, ये एमएसएमई ज़्यादा लाएंगे। तो एमएसएमई को क्रेडिट मिलना, उनको स्किल्स को मिल पाना, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी पे कुछ काम हो पाना। बहुत सारे एमएसएमई हैं उनकी बैलेंस शीट एक्चुअली अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में है वो कई बार उसको ठीक से रिपोर्ट नहीं करते या नहीं कर पाते हैं। तो एक नई क्रेडिट रेटिंग की बात की गई जो कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर बेस्ड होगी। तो कुछ बहुत इनोवेटिव स्टेप्स, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बजट के बिना, बहुत ज़्यादा पैसा इनके ऊपर नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा होगा टैक्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम किया गया। तो मेरे ख्याल से एक संतुलित बजट, डेफिसिट विद इन द ग्लाइड पाथ, तो एक जिम्मेदार लेकिन फिर भी बहुत सकारात्मक बजट के रूप में मैं इसको देखना चाहूँगा। सर, एमएसएमई हम देखें तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के एक रीढ़ है, एक बड़ा तबका है जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी देती है। कई सारी ऐसे इंसेंटिव या फिर इनिशिएटिव सरकार की तरफ से इस बार भी अनाउंसमेंट हुए जहाँ पे नए सेक्टर्स हैं उन पे फोकस है, या फिर कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे कि उस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी या फिर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन पर बूस्ट है। उस तरह के इस तरह के जो फैसले सरकार के, उसको कैसे देखते हैं और उन विशेष राज्यों को कैसे देखते हैं, वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे देखते हैं? मुझे पता है जब हम देख भी रहे थे बजट, तो जब भी विशेषकर 2 राज्यों का नाम आया तो उसमें एक राजनीतिक वो भी जुड़ा हुआ है, एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। बट हम एक उद्यमी हैं, हम उसके ऊपर उसको देखते हैं कि जो भारत है वो कई परतों का भारत है, और अगर कुछ राज्य जो थोड़ा पीछे रह गए थे उनको किसी भी वजह से अगर हम ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, मेरे ख्याल से फिर भी भारत को ही सपोर्ट मिल रहा है। अगर आज क्या कारण है कि बिहार का जो युवक है या युवती है उसको किसी और देश में किसी और जगह जाके काम करना पड़े, अगर वो उद्यमियों को वो फ्रीडम मिले, वो एक अच्छा माहौल मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले कि वो वहाँ पे भी लगा सके,
आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे बिहारी कॉलीग्स होंगे जो वहीं पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और वहीं के लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। सो आप देखेंगे जिन 4-5-6 राज्य हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बहुत अच्छे नंबर पे हैं, लेकिन उसमें ज़मीन का रेट दर आज ऐसा है, यूपी में आप पास में ही नोएडा में जाएंगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए पर एकड़ की ज़मीन है आज इंडस्ट्रियल लैंड। तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं कर सकते और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ और राज्य जो शायद जहाँ पे ज़मीन का रेट सस्ता है, लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, सड़कें शायद नहीं थी वहाँ पे या कोई और कारण रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ इशू था, उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो ये अच्छी बात है कि सब लोग एक जगह आके काम ना करें या 4 ही जगह काम ना करें। वो 4 की जगह 40 शहरों में अगर काम होगा, 400 कस्बों में काम होगा तो बहुत अच्छी बात है। सर, अगर ओवरऑल बजट को देखें तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई हैं। कॉमन मैन को भी बहुत सारे बेनिफिट देने की बात कही गई है, कुछ शुरुआत उनके टैक्सेशन और इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे जैसे दिख रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आपके टैक्सेशन इश्यूज़ को हम 6 महीने में एक पूरी समीक्षा करेंगे इस पूरे एक्ट की। ओवरऑल इस बजट को कॉमन मैन और इंडस्ट्री एमएसएमई के नाते कितने नंबर देंगे? नंबर मैं कहूँगा कि ज़रूर 8-9 नंबर देना चाहूँगा। वैसे नंबर देना ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन जैसे आपने डायरेक्ट टैक्सेस की बात की, ये इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 का है और इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। लेकिन अगर मैं अपने किसी युवक को या अपने बेटे को समझाना चाहूँ, बेटी को समझाना चाहूँ कि इनकम टैक्स क्या चीज़ है, तो वो बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि भाई मैं 100 रुपये कमाता हूँ और मुझे 25 रुपये सरकार को देने हैं, ये इतना सरल है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पशंस, बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पहल है। इसको बहुत सरल कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ में आता कि एक टैक्स लॉ वाली जो चीज़ है वो कुछ पन्नों से ज़्यादा की क्यों होनी चाहिए, ताकि वो किसी को भी समझ में आ सके। स्कूल के बच्चे को समझ में आना चाहिए कि वो उसको कर क्यों देना पड़ता है, वो कर कहाँ जाता है। लेकिन तो मेरे ख्याल से हमें बड़ी उम्मीद है कि ये 6 महीनों में जो मैडम ने प्रॉमिस किया है ये उतना आसान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।